तो आज बात करते हैं फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो whenever two surfaces are in relative motion with each other then there is a friction as we know। और ये जो फ्रिक्शन है दैट अपोजेस दैट रिलेटिव मोशन। अब ये फ्रिक्शन का जो फोर्स रहता है वो कितना रहता है। सो ये आपको पता होगा कि दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगी वो n रहेगी एंड वेट है mg। सो यहाँ हमें पता है कि n इज इक्वल टू mg। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो लॉ है वो ये कहता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। Force of friction is equal to mu into n, where the constant of proportionality mu is called as coefficient of friction. So और यहाँ पे ये जो n है that is mg because n is equal to mg। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक बेसिक फार्मूला आप सभी को पता है बट फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। दूसरी एक और चीज हमने देखी है कि अगर इंक्लाइन प्लेन है और ये ब्लॉक ऐसे रखा है, ठीक है, एंड दिस इज योर एंगल थीटा। तो अब यहाँ पे वेट mg तो डाउनवर्ड ही रहेगा, वेट mg जो है वो डाउनवर्ड रहेगा, पर इसके दो कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। वन इज mg cos थीटा और दूसरा है mg sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगी यहाँ पे दैट इज n and this n is equal to mg cos theta। So in this case मान लो ये ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रहता है जैसे कि हमें पता है इट इज म्यू इनटू n, पर यहाँ पे n जो है, अब ये n है आपका mg cos थीटा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा वो म्यू mg cos थीटा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा इन केस ऑफ इंक्लाइन सरफेस। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। हाँ, फ्रिक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक था। फ्रिक्शन में आपको बेसिकली ये देखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, that means two blocks are not moving. Yes, there is a frictional force but they are not moving relative to each other. In that case that friction is called as static friction. When the two blocks are sliding on each other that is called as kinetic friction. And third friction is rolling friction। तो rolling friction का mathematical analysis कुछ भी नहीं है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction और सबसे कम रहता है coefficient of rolling friction। बट रोलिंग फ्रिक्शन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही मिनिमम रहता है और इसका कोई मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, इसलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल कुछ तो आ सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में और दिया है जैसे कि लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट। यस, अभी हमने लॉ में भी देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे कहीं पर भी एरिया या प्रेशर ऐसा कुछ भी आया नहीं है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरियाज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये था थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मामले में। इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं, आपने देखे होंगे अभी तक के कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P, मान लो एक ये टैंक है, टैंक में इतने लेवल तक हाइट h तक पानी भरा है। सो या फिर ये कोई भी लिक्विड है हैविंग डेंसिटी रो, तो प्रेशर एट द बॉटम P इज इक्वल टू रो जी h या फिर h रो जी। सो प्रेशर इज इक्वल टू h रो जी, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये जो प्रेशर है दिस इज गेज प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसिडर करता हूँ, सो टोटल प्रेशर इज h रो जी प्लस पी नॉट, यानी यहाँ पे जो टोटल प्रेशर रहेगा वो रहेगा h रो जी प्लस पी नॉट। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसिडर करते हैं वो रहेगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। और सिर्फ आप देख रहे हो कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली, सो इन दैट केस प्रेशर इज h रो जी, जिसे हम कहते हैं गेज प्रेशर।
ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ये प्रेशर मेजर करने के लिए कई सारे डिवाइसेस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, जैसे यूट्यूब मैनोमीटर है, या एक और है बैरोमीटर है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कुछ चीज़ें दी है। बेसिकली ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू फाइंड आउट द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। आपको याद दिला दूँ, ये फॉर्मूला हमने इलास्टिसिटी में भी यूज़ किया था, बट एनीवे ये फिर से इस चैप्टर में भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज देयर इज अ पास्कल लॉ इन योर टेक्स्ट बुक। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप लिक्विड में कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई करते हो, यहाँ से मान लो यहाँ से मैंने प्रेशर अप्लाई किया, तो दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस लिक्विड अनडिमिनिश्ड। यानी अगर आपने यहाँ पे मान लो 5 बार इतना प्रेशर अप्लाई किया, तो ये 5 बार प्रेशर यहाँ पर भी बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा, हर जगह पे ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। और इसी लॉ की मदद से हमने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की कंसेप्ट में बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि मान लो ये कुछ इस प्रकार से है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हमारे पास 2 पिस्टन्स हैं, इसका जो एरिया है, ये पिस्टन का एरिया है A1, ये पिस्टन का एरिया है A2, और यहाँ पे जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है F1, तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा वो आएगा F2। और ध्यान दो, फोर्स F1 मैंने अप्लाई किया है यहाँ से। अगर मैं लिक्विड को, मान लो ये पूरा यहाँ पे लिक्विड भरा है, अगर मैं ये लिक्विड को यहाँ से कंप्रेस करूंगा तो लिक्विड यहाँ से ऊपर आएगा। तो कितने फोर्स के साथ ऊपर आएगा, जैसे हमें पता है कि मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, और जो कि दोनों सेम लिक्विड में है, तो प्रेशर हर जगह पे सेम इंक्रीज होगा। सो जो प्रेशर है यहाँ पे वो है F1 बाय A1, और वही प्रेशर वहाँ रहेगा F2 बाय A2, क्योंकि प्रेशर इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड दैट लिक्विड। तो यहाँ पे होगा ये कि F2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 F1। तो जितना ज़्यादा ये रेशियो रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ेंगे, एक आध दो हम भी कर लेंगे इस प्रैक्टिस शीट में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पास्कल्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लोज, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को लैमिनार फ्लो भी कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो यानी जब लिक्विड बहुत फास्ट स्पीड से फ्लो होता है और उसमें ऐसे इरेगुलरिटीज आप देख सकते हो कि सरफेस ऐसा उछल रहा है, ऐसे कुछ गोल गोल सरफेस आपको दिखाई देंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, ये इस तरह से, जैसे कि ये लिक्विड बह रहा है तो ये ऐसे कुछ लिक्विड का शेप दिखाई देता है जो लिक्विड बह रहा है वो। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। और दूसरा जो लिक्विड है वो बहुत शांति से फ्लो होता है बिना कुछ आवाज की, उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए, दैट इज विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी में कुछ फॉर्मूले हैं, वो हमें देखना है। एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं है, तो और एक कंसेप्ट है उसको जरा फटाक से देख लेते हैं। अब ये विस्कोसिटी क्या है, व्हेनेवर लिक्विड फ्लोज, तो लिक्विड की ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, फिर ये उसके नीचे वाली लेयर है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, वेलोसिटी जो है लिक्विड लेयर की, हम बात कर रहे हैं लैमिनार फ्लो की, जहाँ पे लिक्विड बहुत शांति से फ्लो होता है, इट इज़ नॉट टर्बुलेंट फ्लो। सो इन दिस केस लिक्विड की जो वेलोसिटी है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, डेप्थ में जाओगे, वैसे वैसे लिक्विड की वेलोसिटी घटती जाएगी, एंड एट द बॉटम वेलोसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 0। तो यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस जो है वो है x, और ये टॉप लेयर की जो स्पीड है वो है v, और यहाँ की जो स्पीड है मान लो ये 0 है। सो ये v बाय x यानी dv बाय dx जो है, दैट गिव्स यू वेलोसिटी ग्रेडियंट अलोंग द डेप्थ ऑफ दैट लिक्विड। देन A इज एरिया। अब यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि दो लिक्विड लेयर्स, अब दोनों का स्पीड अलग अलग है, सो दे आर हैविंग सम फ्रिक्शन इन बिटवीन, तो ये फ्रिक्शन को ही हम कहते हैं विस्कोसिटी। और ये जो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो ये फोर्स कितना रहता है, तो फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दोज लिक्विड लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, एंड
velocity gradient. So force is directly proportional to area and velocity gradient. तो फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए dv by dx. तो ये यहाँ पे जो ईटा है दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दैट्स इट. मैं इसके ज़्यादा अभी कुछ खास बात नहीं करूँगा. इसका यूनिट आपको टेक्स्ट बुक में से देखना है. डायमेंशंस आपको टेक्स्ट बुक में से देखने हैं. अब आगे हम बढ़ते हैं. अब इसके बाद जो उन्होंने बात की है दैट इज स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में से नीचे आ रहा है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में से या फ्लूइड में से जैसे नीचे गिर रहा है विद वेलोसिटी v, then there is a force on that object and this force can be given by 6 pi eta r v. 6 pi eta r v. The force on that drop in, of course this force will be in upward direction. तो ये जो विस्कस फोर्स इसको कहते हैं. तो ये 6 पाई ईटा आर वी ये है आपका स्टोक्स लॉ. इसका प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. नेक्स्ट थिंग इज अब होता ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे नीचे आता है तो एक स्टेज पे उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. और ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि v इज इक्वल टू 2/9 v इज इक्वल टू 2/9 rg रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. अब ये v ये है टर्मिनल वेलोसिटी. जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आ रहा है, एक स्टेज पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आ जाता है. तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच कैन बी गिवन 2/9 r यानी रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट है उस मटेरियल की डेंसिटी, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी लिक्विड जहाँ पे वो गिर रहा है. ये इट में भी लिक्विड और इट में भी गैस एयर समथिंग लाइक दैट. ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो ये एक टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. देन वी हैव एनी अदर टॉपिक. वी हैव बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड दैट्स इट. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक इक्वेशन दिया है जो आपको देखना है. आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा ये इक्वेशन क्या है और इस इक्वेशन के ऊपर भी हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल्स आ जाए. फिलहाल तो मैं इतनी थियरी के आधार पे अभी आपको नेक्स्ट डीपीपी एक्सप्लेन करता हूँ. लेट अस मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर डीपीपी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से. पहला क्वेश्चन है आपका अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg लाइज ऑन रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. ठीक है, 5 kg का मास है और फोर्स ऑफ 19.6 इज इनफ टू कीप द बॉडी स्लाइडिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी. द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको उन्होंने पूछा है और फोर्स दिया है 19.6 दैट इज सफिशिएंट टू कीप दैट बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया. अब ये रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया इसका मतलब देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. और ये जो 19.6 का जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इसका मतलब तो ये 19.6 का जो फोर्स है जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड हेंस द नेट फोर्स इज जीरो. देयर इज नो एक्सेलरेशन एंड हेंस दैट बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 19.6. सो म्यू एम जी इज इक्वल टू 19.6. म्यू उन्होंने पूछा है हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो म्यू एम 5 है, जी 9.8 है और ये है 19.6. So mu is equal to 19.6 divided by 5 into 9.8. ये 9.8 का ट्वाइस है. अब आपको जी 9.8 लेना है या 10 लेना है ये डिपेंड करता है वैल्यूज कैसे दी है. यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 19.6 इट इज मल्टीपल ऑफ 9.8. तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो इट इज 2/5
5, 2/5 यानी 0.4, 0.4 यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी। सो फर्स्ट का आंसर है सी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, द फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग बॉडी ऑफ मास 100 kg ओवर आइस, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर से सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बट यहाँ पे वो लिमिटिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की बात। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है वो दिया है 98 न्यूटन। तो एक्सप्रेशन इज सेम। सो अगेन म्यू एम जी इज इक्वल टू 98, मास दिया है 100 kg। सो म्यू इज इक्वल टू 98 अपॉन m इज 100, g इज 9.8। तो ये आता है 10/100। आपका आंसर है 0.1। 0.1 यानी आपका ऑप्शन आ रहा है ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, a force of 19.6 Newton when applied parallel to the surface, it just moves a body of mass 10 kg kept on horizontal surface. If 5 kg mass is kept on the first mass, the force applied parallel to the surface is। देखिए पहले तो एक ब्लॉक रखा है 10 kg का, और उस 10 kg को मूव करने के लिए 19.6 का फोर्स सफिशिएंट है। तो अब क्या हुआ, ये पहले तो हम बात कर लेते हैं 10 kg, इसको मूव करने के लिए 19.6 इतना फोर्स लगा। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू 19.6। सो म्यू इज इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9.8, तो ये बनता है 2/10। तो म्यू आपका बन गया 0.2। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर अगर 5 kg का मास हमने रखा है, अगर इसके ऊपर हमने 5 kg का मास रखा है तो क्या हो जाएगा। तो 5 kg का मास रखने से अब उन्होंने पूछा कि कितना फोर्स जरूरी है। सो फॉर दैट फोर्स F इज इक्वल टू म्यू 10 प्लस 5 इंटू जी 9.8। सो म्यू है आपका 0.2, ये आ जाएगा 15 इंटू 9.8। मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकता हूँ इसमें। तो ये हो जाएगा, ये 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30। तो ये जो मेरा फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 29.4। यस, मैंने जी कोड 9.8 नहीं लिया, 10 लिया, इसलिए मेरा आंसर 30 आया है। तो जी लेना है अगर आपको 9.8 तो आपका आंसर आएगा 29.4। तो ये ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 8 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ये एंगल दिया है 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.4। उसका एक्सेलरेशन भी दिया है 0.4 मीटर पर सेकंड। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन इज। तो ध्यान दो यहाँ पे कि now there are two forces. One force is in downward direction, that is mg sin theta, and there is the opposing force of friction, that is mu mg cos theta। अभी शुरू में मैंने बताया था इसकी थियरी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि mg sin theta माइनस mu mg cos theta is equal to mass into acceleration। m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जी साइन थीटा, अब जी की वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए 10 ले लेते हैं। 10 इंटू साइन थीटा साइन 30 1/2 माइनस म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया नहीं है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है यहाँ पे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे रहेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये स्टेप में हम इसको एज इट इज रख देते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। यस, तो मैं m को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं m को एज इट इज रख रहा हूँ। सो म्यू एम जी कॉस थीटा दैट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मास कितना है आपका 8 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 8 इंटू आपका एक्सेलरेशन है 0.4। सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 32, सॉरी ये 5, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 3.2।
40 माइनस 3.2 आपका आंसर आना चाहिए 36.8 न्यूटन। तो दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, उन्होंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है यहाँ पे, ना कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपका, जैसे मैंने बताया कि इट इज म्यू एम जी कॉस थीटा, तो हमें म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, तो वही मैंने किया और आपको आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मिल गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर है सी। फोर्थ आंसर इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में a 4 kg block is kept on a top of 6 kg block which resting on horizontal surface। एक 4 kg ब्लॉक है जो कि 6 kg ब्लॉक के ऊपर रखा है। The coefficient of friction between 6 kg block and surface is, ठीक है, the force necessary to pull the blocks to the right with the acceleration of 2 meter per second square is। मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि 6 + 4 10 kg का मास है। यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको हो जाएगा म्यू एम जी। तो F माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस म्यू एम जी। तो मास है आपका 10, एक्सेलरेशन दिया है उन्होंने 2 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने दिया है 0.3 इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ, लेना पड़ेगा मुझे शायद से 9.8। तो ठीक है, ये 20 प्लस अब ये 3 इंटू 9.8 ये आ जाएगा 29.4, तो ये आ जाएगा 49.4। तो आपका आंसर है बी। तो फिफ्थ का आंसर आ रहा है बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये है एक्सटर्नल फोर्स जो हमें अप्लाई करना है, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस मोशन को अपोज कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सटर्नल फोर्स हमें उन्होंने पूछा है, तो एक्सटर्नल फोर्स इज m इंटू ए प्लस म्यू एम जी। वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया है। सो आंसर आ रहा है आपका बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है। Yes, a horizontal force of 129.4 Newton is applied on 10 kg block which rests on horizontal surface. If the coefficient of friction is 0.3, the acceleration should be, ठीक है। तो इसका उन्होंने अभी एक्सेलरेशन पूछा है। तो फिर से इसी प्रकार की डायग्राम रहेगी। ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है 129.4, ठीक है, 10 kg ब्लॉक। तो ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो F माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक्सेलरेशन उनको चाहिए, तो पहले 129.4 माइनस 0.3, मास दिया है आपको 10 इंटू जी 9.8 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, क्योंकि मास इज 10। तो ये यहाँ पे अब देखो 129.4 माइनस ये 3 इंटू 9.8 अभी हमने किया, ये 29.4 इज इक्वल 10 ए। तो 129 ये आ जाएगा आपका 100 और ये 10 ए मेरे ख्याल से 10 आ रहा है, ऐसा कुछ ऑप्शन है। यस, इट इज ऑप्शन सी। तो 6 का आंसर है सी, ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। कार हैविंग मास 1000 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग द कार एट टू रेस्ट। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड इज 5000। द कार विल कम रेस्ट इन। ये बेसिकली मोशन का क्वेश्चन है, बट फिर भी यहाँ पे आ गया क्योंकि ये जो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो फोर्स है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ठीक है, तो अब हम पहले रिटार्डेशन निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। सो हमें पता है एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो है फोर्स 5000 अपॉन आपका मास जो है वो है 1000। आपका एक्सेलरेशन आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑफ कोर्स दिस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब हमें देखना है कि कम रेस्ट टाइम निकालना है। तो इनिशियल हमें ये पता है
ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो अब है आपका ये -5, ये v है आपका 0 और u है आपका 30 इनिशियल अपॉन टाइम, t इज इक्वल टू -30 अपॉन -5, आपका आंसर आ रहा है 6। सो t इज इक्वल टू 6 सेकंड, सेवंथ का आंसर है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से 500 kg का हॉर्स है, वो जो एक गाड़ी खींच रहा है, उसका वजन दिया 1500 kg, एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.8 then the force exerted by the earth on the horse is, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द हॉर्स, यानी उन्होंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, ठीक, इसमें कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स और ये है म्यू एम जी। तो F इज इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी, मास जो है। अब ये देखिए, ये जो मास है हमें ये कंबाइंड मास लेना पड़ेगा, ये कंबाइंड मास ऑफ हॉर्स एंड दैट कार। तो दोनों का जो कंबाइंड मास आ रहा है वो है 2000 kg। सो ये 2000 इंटू एक्सेलरेशन इज 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको यहाँ पे दिया है वो है 0.2, ये 2000 और जी ले लो 10, तो ये 2000 प्लस ये 4000। तो नेट जो फोर्स है वो है 6000 न्यूटन। तो 6000 न्यूटन यानी आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डी। तो 8 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है, किधर गया हो। एट व्हाट डेप्थ इन वाटर द प्रेशर विल बी डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। देखो ये वाटर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है टोटल ये P। सो P इज रो जी एच प्लस पी नॉट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले थियरी में बताया था, ये जो टोटल प्रेशर P है यहाँ पे एट द बॉटम, इट इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि दिस प्रेशर इज ट्वाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं इसको कह लेता हूँ 2 पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, सो प्लस पी नॉट। तो इसका मतलब ये आ रहा है रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी यहाँ पे यूनिट जो दिए है वो मीटर में दिए हैं, तो हमें एसआई सिस्टम यूज करनी पड़ेगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। जी को मैं यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो जी को मैं फिलहाल के लिए 10 ले रहा हूँ। तो जी इज 10 और एच जो हमें निकालनी है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको वैल्यू पता होगी, इट इज 1.0125 इंटू 10⁵. तो अगर मैं यहाँ पे ये देख लूँ H इज इक्वल टू रो जी, ठीक है। सो H जो मेरी हाइट जो आ रही है यहाँ पे दैट इज ये 10⁴ इधर जाएगा, तो 1.0125 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁴। तो ये जो हाइट आ रही है वो आ रही है 10.125 अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर आपका आ रहा है 10.34। यस, इट इज ऑप्शन ए। अब मेरा आया 10.125, उनका आ रहा है 10.34। ये डिफरेंस किसकी वजह से है, जी की वैल्यू मैंने 10 ली है, उन्होंने 9.8 ली है। उन्होंने अगर 9.8 ली है वैल्यू, तो उनको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सो आपका जो आंसर है वो है ए। आपको भी सीईटी में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा सो दैट आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, a rectangular plate of 10 by 5 centimeters placed horizontally below the water surface through depth 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर नीचे पानी में एक प्लेट रखी है जिसका एरिया दिया है 10 by 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया। उन्होंने पूछा कि टोटल फोर्स, थ्रस्ट यानी फोर्स कितना है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब हमें ये प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर है आपका रो जी एच प्लस पी नॉट,
ये है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम और ये है प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो आपकी जो डेंसिटी है वाटर की 1000 इंटू 10 इंटू हाइट जो दी है 2 प्लस ये है 1.0125 इंटू 10⁵ तो ये जो आ रहा है आपका आंसर ये आ रहा है 2 इंटू 10⁴ प्लस ये आ रहा है आपका 1.0125 इंटू 10⁵। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 इंटू 10⁵ प्लस 1.0125 इंटू 10⁵। तो ये लगभग आ जाएगा 1.2125 इंटू 10⁵। ये है प्रेशर। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सो 1.2125 इंटू 10⁵। आपका जो एरिया है, एरिया दिया है 10/5 यानी 50 इंटू 10⁻⁻⁴। 50 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा 606.5 न्यूटन। यस, मैंने डायरेक्टली कर लिया, कारण उसका ये पहला तो समय बहुत कम है हमारे पास। तो कैसे लिख लिया मैंने डायरेक्टली, ये है 12 अप्रोक्सीमेटली 12 और ये 5 12 5 is 60। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 60 के आसपास ये ऐसा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये 5 है, ये -4 है, तो नेट पावर 1 हो जाएगी, तो ये 600 हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 का जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है, किधर गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर पूछा, यानी गेज प्रेशर रो जी एच पूछा है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं पूछा है। सो P इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे उन्होंने डेंसिटी दी है, G की वैल्यू दी है, H की वैल्यू दी है, और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1.33 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, सारी चीजें सीजीएस में दी है, तो और ऑप्शंस भी लकीली उन्होंने सीजीएस में दिए, तो कोई भी यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है A tank with length 10 meter, breadth 8 meter and depth 6 meter is filled with water density वगैरह वगैरह। तो thrust on the bottom tank is, ये इसी तरह करना है, thrust यानी force is pressure into area। अब depth दी है, तो depth यानी height of liquid column हमें मिल जाती है, तो उससे आप प्रेशर निकाल सकते हो। तो प्रेशर इज रो जी एच, फिर से यहाँ पे रो 1000 जी 10 और हाइट जो दी है यहाँ पे 6 मीटर। यस, याद रखना डेप्थ यानी हाइट। तो ये 6 इंटू 10⁴ ये आ जाएगा आपका प्रेशर। अब ये प्रेशर आ गया, अब आपको एरिया ढूंढना है, तो एरिया के लिए आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है, तो 10 इंटू 8, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, प्रेशर इज 6 इंटू 10⁴ इंटू एरिया 80, एरिया इज 80 मीटर स्क्वायर। तो ये जो मिलेगा ये 480 इंटू 10⁴, 480 इंटू 10⁴, यानी अगर मैं कन्वर्ट करूँ 4.8 इंटू 10⁶, 4.8 इंटू 10⁶, यानी ऑप्शन बी मुझे मिल रहा है। यस, ये जो है रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन बी। अब मेरी वैल्यू एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है, 4.8 की, फिर से वही मैं बता रहा हूँ, मैंने जी की वैल्यू 10 ली है ना कि 9.8, तो इससे मेरा समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा। तो ऑप्शन बी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी यस, क्वेश्चन नंबर 12 इज नॉट 12, 13। Question number 13 is two stretched membranes of area 2 meter square and 3 meter placed in a liquid at the same depth. The ratio of pressure on them is, देखो यार, दो सरफेसेस है या दो प्लेट्स है जो सेम डेप्थ पे है,
सेम डेप्थ पे है, यानी उनके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट भी सेम है। अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी दोनों जगह पे सेम रहेगा। यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रेशर पूछा ना कि रेशियो ऑफ फोर्स, रेशियो ऑफ फोर्स पूछते तो आंसर अलग रहता। रेशियो ऑफ प्रेशर पूछा है, प्रेशर सेम हाइट पे सेम रहेगा, तो आपका जो रेशियो यहाँ पे रहेगा दैट विल बी 1:1। सो आपका जो आंसर है वो है ए। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है, अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस टू एक्सर्ट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो ये यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो दिया है 100 न्यूटन, और यहाँ का एरिया भी दिया है इस पिस्टन का, वो दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। The cross section area of the other piston which support the lorry of mass 1000 kg, सॉरी ये 2000 kg, तो ये F2 है 2000 इंटू 10, क्योंकि मास दिया है तो उसे लिफ्ट करना है तो mg इतना फोर्स यूज करना पड़ेगा, दैट इज 2000 इंटू जी लिया है 10। और ये एरिया शायद उन्होंने पूछा, यस एरिया पूछा है उन्होंने। सो हमारे पास है क्या कि F2 बाय F1 is equal to A2 by A1. So therefore A2 is F2 by F1 into A1. तो F2 है आपका 2000 into 10 divided by 100 into एरिया है 10⁻² A1। तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 200, क्योंकि ये दो गए, इंटू 10⁻², तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो ये जो आंसर है यहाँ पे दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर, अब फिर से वही बात, मेरा आंसर 2 मीटर स्क्वायर आ रहा है क्योंकि जी मैंने 9.8 नहीं लिया है। हालांकि सीईडी में कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे जो 9.8 और 10 की वजह से थोड़ा सा डिफर करेंगे, तो यानी जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है आपका वो है सी, 1.96 मीटर स्क्वायर। आप इसे कंफर्म कर सकते हैं, दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डायमीटर्स ऑफ टू पिस्टन्स इन हाइड्रोलिक प्रेस आर 5 and 25, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अप्लाइड ऑन स्मॉलर, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन इज। इसके लिए हम फिर से F2 by F1 is equal to A2 by A1, F2 A2 by A1 into F1। अब यहाँ पे सर्क्यूलर पिस्टन्स हैं तो एरिया इज पाई d2 स्क्वायर बाय पाई d1 स्क्वायर। वो d2 स्क्वायर बाय 4 एंड d1 स्क्वायर बाय 4 चाहिए था, वो 1/4 मैंने कैंसिल कर दिया है। और इंटू F1 जो है वो है आपका 20। सो डायमीटर्स का रेशियो है ये है 25/5, उसका स्क्वायर इंटू 20, ये है 25 इंटू 20, ये आएगा आपका आंसर 500 न्यूटन। 500 न्यूटन है ऑप्शन अगेन सी। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कुछ इस प्रकार से, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पोजेस ग्रेटेस्ट विस्कोसिटी, इट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी ऑप्शन ई। क्वेश्चन 17 जो कि है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी लिक्विड का तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा 17 का वो रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल बिटवीन विस्कस फोर्स एंड मोशन ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड इज। अब देखो ये से लिक्विड फ्लो होता है तो हर एक लेयर उसके ऊपर की लेयर के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रही है, तो लिक्विड की फ्लो की जो डायरेक्शन है वो है ये, और अपोजिंग फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है पाई
यानी ऑप्शन है डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से है, द विस्कस फ्लो बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स इज रेडियल, नॉर्मल, टेंजेंशियल। ऑफ कोर्स इट विल बी टेंजेंशियल, क्योंकि ये इस तरह से पैरेलल टू द सरफेस फोर्स अप्लाई करती है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, relative velocity of two consecutive layers is 8 centimeter per second if the perpendicular distance between two layers is 0.1 centimeter, then the velocity gradient will be, velocity gradient रहेगा dv by dx, जो कि है velocity difference जो है वो है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उनमें जो डिस्टेंस है वो है 0.1 सेंटीमीटर का, तो ये रहेगा 80 पर सेकंड। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है वो 80 पर सेकंड, यानी आंसर है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो है केजी मीटर सेकंड। यानी ऑप्शन है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। A metal plate 48 centimeter square in area rests horizontally on layer of oil 1 millimeter thick. The force of 0.25 Newton applied to the plate horizontally keeps it moving with a uniform speed of 2.5 centimeter per second. The coefficient of viscosity of oil is, the coefficient of viscosity यहाँ पे उन्होंने पूछा है, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, तो फोर्स है आपका 0.25, आपका जो एरिया है, एरिया दिया है 48, सो 48 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो उसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और 0.2.5, सो ये है 2.5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है दो लेयर्स में वो है 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ तो अभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0.25 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 25, तो 0.25 इंटू 10⁻², क्योंकि मैंने वो पावर एडजस्ट कर लिए ताकि मैं ये 0.25 कैंसिल कर सकूं, तो मुझे यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट इज कुछ तो गड़बड़ है, ये -3 ये 2 ये 1 हो जाएगा, ठीक है 0.25। इसमें जो आंसर आ रहा है वो आएगा 1/48 इंटू 10⁻⁻⁶। सॉरी, ये पावर यहाँ पे गलत हो गई, ये +2 चाहिए था, तो ये हो जाएगा -2। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 100/48, तो 100/48 यानी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है सी। तो ये है आपका आंसर। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 2.083, ऐसा वहां पे आंसर दिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 है, a sphere of radius 2 mm falls through liquid of density 1.3 with a terminal velocity of 5 cm per second. The density of material is 8.5. The coefficient of viscosity of the liquid is, ठीक है। So coefficient of viscosity पूछा है यहाँ पे, eta is
इक्वल टू, अब आपके पास इसके लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन यहाँ पे और एक वैल्यू क्या दी है, v। तो ये है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। अगर इसमें आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा 2/9 r², रेडियस है इसकी 2 mm मीटर में कन्वर्ट करना है, 2 × 10⁻³ यानी 4 × 10⁻⁻⁶। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज गिवन 8.5 -1.3 डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी दी है 5 × 10⁻², क्योंकि उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी दी है सेंटीमीटर पर सेकंड में। सो आई होप ये दिख रहा होगा। ये वैल्यूज आपने पुट कर दी तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12.8। यस 12.8। अब यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी मैंने ये सब SI में कन्वर्ट कर लिया, आपको इसको CGS में कन्वर्ट करना था सो दैट आपको डायरेक्टली विस्कोसिटी का जो आंसर है वो पॉइज में मिले। तो एक प्रिकॉशन यहाँ पे याद रखना, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। वैल्यूज आपको CGS में ही पुट करनी है, क्यों? कारण के सारे ऑप्शन CGS में दिए हैं। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे दैट विल बी 12.8 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कुछ इस प्रकार से, 2 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल रेडियस आर फॉलिंग थ्रू एयर विद अ स्टेडी वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी दी है उनकी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो और रेडियस है r1 जो कि नहीं दी है, ठीक। इफ द 2 ड्रॉपलेट्स कोएक्सिस्ट देन द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। 2 ड्रॉपलेट जब एक साथ मिलेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। तो जो दो ड्रॉपलेट्स मिलेंगे तो लेट द रेडियस ऑफ द कॉम्बिनेशन बी r2। अब ये पता है हमें कि दोनों ड्रॉपलेट्स मिलने से वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये ऐसा लिख सकता हूँ कि 4/3 पाई r2³ इज इक्वल टू ट्वाइस 4/3 पाई r1³। तो r2³ इज इक्वल टू ट्वाइस r1³। सो r2 इज 2⁻⁻³ r1। अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो अगर बाकी चीजें अगर हमने छोड़ दी, कांस्टेंट रखी, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। सो यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं कि v2/v1 इज इक्वल टू r2² सो v2 इज r2² तो ये हो जाएगा r2/r1² इंटू v1। तो r2/r1 जो है वो है 2⁻⁻³ यानी 2⁻² इंटू 5, ये 4⁻⁻³ इंटू 5 रहेगा। आपको जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो है ए, 4⁻⁻³ इंटू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अ स्टील बॉल ऑफ रेडियस 2 mm फॉलिंग थ्रू ग्लिसरीन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन दिया है एंड टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो है v इज इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सारी डेंसिटीज दी है, मैं वैल्यूज पुट करके दे रहा हूँ सिर्फ 2/9। एक मिनट पहले देखें तो इनको यूनिट कौन सा चाहिए, यस SI यूनिट ही चाहिए, तो सारी चीज़ें SI में हम पुट करेंगे। 2 mm रेडियस दी है, सो 2 × 10⁻³ का स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल 8 -1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो दिया है वो दिया है 0.85 और इससे जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी
0.07 मीटर पर सेकंड। वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस करके आंसर कंफर्म करो। आपको मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए। सो एक कुछ और चीज़ें बाकी है, जैसे स्टोक्स लॉ है, जिसके ऊपर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला कि जो फोर्स है वो 6 पाई ईटा आर वी, यानी ये फोर्स कब है जब एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड, तो ये उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट रहता है, तो वो इतना रहता है। इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसमें कुछ फॉर्मूले भी ऐड होते जाते हैं, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट ये चैप्टर आपका थरली हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही।